फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल का आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फॉर मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी ना कभी तो मानव विकास से संबंधित चीज़ों के बारे में आपने जाना होगा। आप जानते होंगे कि मानव का विकास क्या है। वृद्धि और विकास में आप अंतर समझते होंगे। हालांकि आपको इतनी तो नॉलेज होगी कि विकास कब होता है और वृद्धि कब होती है। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे विकास के बारे में। तो इसके अंतर्गत हमें वृद्धि भी थोड़ी पढ़नी होगी। वृद्धि और विकास में हमें अंतर समझना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यही क्वेश्चन आता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है और विकास के कौन से उपागम हैं, विकास कैसे होता है और क्या क्या इसके उदाहरण हैं। इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। विकास शब्द का एक बार आप अर्थ समझ लीजिए। अगर आप विकास शब्द का अर्थ समझ जाएंगे तो इस पूरे चैप्टर को आप समझ सकते हैं। विकास शब्द से तात्पर्य है कि मानव का सर्वांगीण विकास, अर्थात चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, दोनों ही प्रकार से मानव का विकास होना चाहिए। लेकिन जब वृद्धि की बात होती है तो वो शारीरिक होती है और विकास की बात होती है कि तो वो केवल मानसिक होता है। मैंने इसमें शारीरिक और मानसिक लिख दिया है, लेकिन विकास केवल मानसिक होता है, लेकिन सभी चीज़ों का होता है, सर्वांगीण होता है। सर्वांगीण मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सभी अंगों का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और सभी अंग इसमें शामिल होते हैं, और ये केवल मानसिक होता है। अब अगर देखें कि मानव के विकास के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है, तो सबसे पहले दिमाग की वृद्धि देखिए। दिमाग जब हमारा बढ़ता है, दिमाग हमारा विकसित होने लगता है, हमारे गुणों में बदलाव आने लगता है, तो उसे दिमाग की वृद्धि कहते हैं या दिमाग का विकास भी आप कह सकते हैं। गुणों में परिवर्तन, जब हमारे गुणों में परिवर्तन आने लगता है, हम समझदार होने लगते हैं, तो वो भी हमारे एक तरीके का विकास है, क्योंकि हमारे शरीर का विकास हो रहा है। आप उस समय समझ लेना चाहिए। और विकास कभी भी रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, वो विकास के तौर पर आते हैं। नए अंगों का विकसित होना, हमारे शरीर में नए अंगों का आना, उनका बढ़ना, ये सब विकास के अंतर्गत होता है। आवाज़ में परिवर्तन, आवाज़ हमारी देखते हैं आप, फटी फटी, जब बड़े होते हैं तो फटी फटी और बदली बदली सी लगती है, अजीब सी, तो वो भी एक हमारी विकास का कारण है। बल एवं अंगों का बढ़ना, हमारा शारीरिक बल भी बढ़ता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो वो भी विकास का ही कारण है। तो ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और ऐसे देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विकास और वृद्धि में अंतर। आप अगर विकास और वृद्धि में अंतर समझ लेते हैं तो आप इस पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। देखिए, जो इसमें दो मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आपकी रूह है, आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग नहीं होगी, तब तक ये विकास रुकेगा नहीं। अर्थात जब तक आप बूढ़े हो जाएं, कितने भी वृद्ध क्यों ना हो जाएं, लेकिन विकास कभी भी रुकता नहीं। हाँ, वृद्धि के साथ ऐसा है कि जब तक आप बुढ़ापे की ओर, मतलब एक सीमा तक वृद्धि होती है, फिर उसके बाद वृद्धि में गिरावट होने लगती है। जैसे 40 की उम्र तक आपकी वृद्धि होगी, आपके शरीर के अंग बढ़ेंगे भी और आपकी हर चीज़ में वृद्धि होगी। लेकिन जैसे जैसे उम्र कम फिर ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी तो वृद्धि में गिरावट होने लग जाएगी, फिर आपकी वृद्धि नहीं होगी। तो वृद्धि तो एक निश्चित काल के लिए होती है, लेकिन विकास निरंतर चलने वाला होता है। तो इसमें देखिए, वृद्धि और विकास दोनों शब्दों का अर्थ देखने में एक जैसे लगते हैं, किंतु दोनों का अर्थ भिन्न होता है। कभी कभी हम वृद्धि को विकास से जोड़ लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास मानसिक एवं गुणात्मक होता है। विकास तब भी होता है जब वृद्धि रुक जाती है। विकास तो मानसिक होता है, ये होता ही रहता है। ये तब भी होता है जब वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि नहीं होती।
यानी कि विकास का वृद्धि के साथ कोई तालमेल नहीं है, विकास वृद्धि से अलग चीज़ है। वृद्धि एक सीमित समय के लिए होती है, वृद्धि शारीरिक होती है और यह विकास के साथ नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया होगा वृद्धि और विकास में क्या अंतर। तो अब शारीरिक वृद्धि के भी अंग देख लेते हैं हम। लंबाई का बढ़ना, ये क्या है? वृद्धि है। मोटापा बढ़ना, ये भी क्या है? शरीर की वृद्धि है। शारीरिक अंगों का बढ़ना, जैसे नाक, कान, आँख, ये सब वृद्धि है। हड्डियों का बढ़ना, ये भी क्या है? वृद्धि। कमजोरी आना, ये भी वृद्धि है। ये पॉइंट्स आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, वो वाले भी और ये वाले भी। अब देखिए, मानसिक विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूल उल हक के द्वारा किया गया था। इनका नाम आपको जरूर याद रखना, एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको क्या लिखना है? डॉक्टर महबूल उल हक। नाम भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आप याद करना चाहें तो हो सकता है। डॉक्टर महबूल उल हक। 2-3 बार कॉपी पे बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। मानव विकास के 4 स्तंभ देखिए आप। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। इनके बारे में आपको हालांकि डिटेल में नहीं जानना, लेकिन ये आपको बस इनके नाम याद रखने। सतत पोषणीयता, समता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इनके अर्थ मैं आपको थोड़े थोड़े बता देता हूँ क्या होते हैं। मैंने इसमें हालांकि लिखे नहीं है बस, बट हम उपागम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इनके अर्थ देख लीजिए। सतत पोषणीयता मतलब मानव का सतत पोषण होना चाहिए। सतत का मतलब हमेशा के, मतलब धीरे धीरे मानव का पोषण होना चाहिए। ये मानव के स्तंभ में आता है, मानव विकास के स्तंभ में। मानव का विकास कब होगा? जब उसका शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका पोषण होना चाहिए, भरण पोषण होना चाहिए। पहला उपागम, पहला स्तंभ ये कहता है। समता मतलब मानव को समान अधिकार होने चाहिए। मानव का अगर समान अधिकार होंगे, सभी के साथ समान बर्ताव होगा, तो वो समाज में आगे बढ़ पाएगा और उसका विकास हो सके। उत्पादकता, उत्पादक का अर्थ प्रोडक्शन से लेकर है। मानव को उत्पादक होना चाहिए। मानव जब उत्पादक होंगे तो उसका विकास अपने आप ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उत्पादक होगा तो अच्छी आय कमा पाएगा और उसका विकास अच्छा होगा। हमारे देश में जितने भी उत्पादक है, यानी जितने भी प्रोड्यूसर है, वो अच्छी खासी सैलरी लेते हैं। सशक्तिकरण यानी कि उसे दृढ़ रहना चाहिए, अपने बातों पर उसे विश्वास होना चाहिए और अपनी बातों पर टिके रहना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। सशक्तिकरण का अर्थ है बिना भय और डर के खड़े रहना। तो ये 4 एक स्तंभ होने चाहिए मानव विकास को बढ़ाने के लिए। अब मानव विकास के उपागम देखते हैं, ये भी 4 होते हैं। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आप आय उपागम देखिए। आय उपागम का क्या मतलब है कि हर मनुष्य को आय यानी कि सैलरी हर मानव का हक है कि उसे सैलरी दी जानी चाहिए। जब मानव को सैलरी मिलती है तो वो अपना भरण पोषण कर पाता है, और जब भरण पोषण कर पाता है तो उसका विकास अपने आप होता है। लेकिन जो हम देखते हैं कि सड़कों पर कुछ पड़े लोग होते हैं, उन्हें खाना भी नहीं मिलता, नहीं, क्या उनका विकास नहीं होता है, लेकिन उनका उस तरीके से नहीं होता जिसे एक दूसरे मनुष्य को जोड़कर देखा जाए, जिसको दिन रात खाना भोजन भी प्राप्त होता है, सारी सुख सुविधाएं भी मिलती है और उसे सारी चीज़ें मिलती है। तो अगर उसकी तुलना उससे की जाए तो कहीं ज़्यादा ही उसका विकास होता है, उस सड़क पर लेटे हुए आदमी से ज़्यादा। तो आय उपागम है इसलिए जोड़ा है। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का भोग करना सभी मनुष्यों का स्वतंत्र अधिकार है। यानी कि आय को प्राप्त करना सभी मनुष्यों का अधिकार है। भगवान ने सबको ये अधिकार दिया है कि वो भगवान ने सबको नौकरी नहीं दे रखी।
लेकिन नौकरी पर जाने के लिए एक रास्ता दे रखा है, नौकरी नहीं अपना व्यापार खड़े करने के लिए भी एक रास्ता ज़रूर दे रखा है। और सबको कोई ना कोई टैलेंट देकर बेचता है, तो वो टैलेंट पे अपने टैलेंट के दम पर कुछ ना कुछ करके आय लेते हैं, आय कमाते हैं वो, तो उसे आय उपागम कहा जाता है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। देखिए कुछ शब्दों के अर्थ हैं वो उसी शब्द में छिपे हुए होते हैं। अब कल्याण का उपागम का मतलब आप जानते हैं, कल्याण का मतलब भला होता है। इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों में से एक है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सभी साधनों पर उच्चतर व्यय का तर्क देता है। अब मतलब क्या है कि मानव का हर क्षेत्र में कल्याण होना चाहिए, भला होना चाहिए, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सामाजिक सुरक्षा का हो, सुख साधनों पर, मतलब इन सबसे उनकी सुरक्षा हो और सबसे उनका बचाव हो और उनका भला हो, और भगवान भी यही चाहता है, तो इसे कल्याण को उपागम के अंतर्गत आता है। अगर इन सबसे मनुष्य का भला होगा तो वो आगे बढ़ पाएगा विकास के लिए, तो इसमें ये कहा गया है। आप देखिए आधारभूत आवश्यकता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, मैं पढ़कर फिर समझाता हूँ। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ का एक पार्ट है, ILO ने प्रस्तावित किया था। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको लिखना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी कि कुछ मनुष्य की आधारभूत यानी कि कुछ बेसिक आवश्यकताएं होती है जो मनुष्य को चाहिए। अगर वो आवश्यकताएं नहीं होंगी मनुष्य के पास, उसका विकास बहुत कम हो सकेगा। जैसे हमारी 3 आवश्यकता कौन सी है, रोटी, एक कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 हमारी आवश्यकताएं हैं। अगर मनुष्य को ये 3 चीज़ें मिल जाती है तो वो विकास करने लग जाता है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं मिलता तो उसका विकास अपने आप नहीं होगा। अगर रोटी नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा वैसे ही, उसके पास मकान नहीं होगा तो उसे वैसे ही कोई मार देगा, और उसके पास कपड़े नहीं होंगे तो वो कैसे उसका विकास होगा, कैसे, मतलब वो 6 आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान। 6 चीज़, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान, ये 6 चीज़ बताई गई है। अब लास्ट देखिए क्षमता उपागम। क्षमता उपागम क्या होता है ये देखिए। इस उपागम को विस्तार प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमता का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। इसको किसने प्रूफ किया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, और उन्होंने कहा था कि क्षमता का मतलब है किसी मनुष्य का वो शारीरिक गुण जो उसे पहले से मिला हुआ है, यानी कि उसे जन्म से मिला हुआ है। क्षमता, एक क्षमता हमारे अंदर गुण होता है जो इसका जो इसमें जो उपागम बताया गया है वो बताया गया है कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमता का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, क्योंकि उसका परिश्रम ही मानव की कुंजी है। अगर मानव को परिश्रम करना आता है तो उसको सहना भी आता है। क्षमता का मतलब है सहना। अगर मानव को परिश्रम करना आता है तो उसे सहना भी आता है। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर मानव परिश्रम करेगा तो उसे सफलता अपने आप मिलेगी, क्योंकि परिश्रम ही मानव विकास की पहली कुंजी है। तो इसमें यह कहा गया है, और इसका तर्क किसने दिया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ये नाम आपको याद रखना है। अब हमारी अंतर्राष्ट्रीय तुलना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करते हैं, मतलब विभिन्न देशों से क्या तुलनाएं हमारी विकास को लेकर। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। रुचिकर मतलब थोड़ी, मतलब ऐसी है जिनमें हमें रुचि हो। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रति व्यक्ति आय और
प्रदेश के आकार का संबंध किसी भी देश से हमारा अच्छा नहीं है, मतलब सीधा नहीं है। प्रदेश का मतलब सीधा सीधा नहीं है, डायरेक्ट। मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े देश, रसिया से भी आगे यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं और जापान है, इनका मानव विकास अच्छे से हो रहा है। लेकिन चाइना और भारत के जैसे बड़े बड़े देशों का मानव विकास अच्छा नहीं हो रहा। और देखते हैं आगे। मानव विकास से तात्पर्य शिक्षाएं और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होना है। मानव विकास में जहाँ पे शिक्षाएं और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी वो देश अच्छे से विकास करेगा। तो किन देशों में ये शिक्षाएं उपलब्ध है आपको ये पता लगाना है। जैसे जापान और यूरोप के फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब देशों में, अमेरिका जैसे देशों में अच्छी शिक्षाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। चाइना में भी ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। भारत में भी अब प्रयास हो रहा है कि हर चीज़ों को सरकारी में बदलना, यानी कि सरकारी में बदलना, क्योंकि प्राइवेट में तो पैसे ही इतने लेते हैं कि वहाँ पर कोई इलाज करा नहीं पाता। कोई गरीब होता है तो वो इलाज करा नहीं पाता। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था। 2018 में ये 130वें पर चला गया। देखिए कितना पीछे है भारत। दुनिया में 195 देश हैं और सारे छोटे छोटे देश हैं। बस कम से कम 10 ऐसे देश होंगे जो, 6 तो देश भारत से बड़े हैं और 10 ऐसे देश होंगे जो बड़े होंगे, जिनकी जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है। और भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन मानव विकास में कितना पीछे है, 130वें स्थान पर चला गया। और ये 2018 की रिपोर्ट है। अगर 2022 की होगी तो और भी पीछे चला गया होगा। तो देखिए आप कितनी बुरी हालत है भारत, क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षाएं अच्छी नहीं हैं। यहाँ के बहुत से लोग बेरोजगार हैं और साक्षरता दर भी बहुत कम है। पढ़े लिखे कम है लोग, इसलिए मानव विकास कम होता है। यूरोप के अनेक देशों का विकास 1990 ई में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ था। यूरोप के जो देश थे, आपको पता है कि हमने पॉलिटिकल में पढ़ा है कि एक सोवियत संघ था और एक अमेरिकी गुट था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1990 में, तो यूरोप के जितने भी 14 देश थे जो सोवियत संघ में थे, रूस को मिलाकर 15 थे, तो वो सारे अलग हो गए थे। तो उनका विकास फिर धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि उन्हें शोक थेरेपी दी गई विश्व बैंक द्वारा और उनका विकास किया गया। और अब आज वो भारत से आगे हैं मानव विकास में। तो देखिए भारत कितना पीछे है और ये यूरोप के देश कितने आगे हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था, बिल्कुल छोटा चैप्टर। आपको बस मानव विकास के बारे में इसमें पढ़ाया गया है। इसमें क्वेश्चन आएगा तो इसी के ऊपर आएगी कि मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए या फिर मानव विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको एग्जाम्पल ऐसे देने, चाहे एग्जाम पूछे जाएँ या ना पूछे जाएँ। इसमें ये पूछा जाए कि मानव विकास की अवधारणा को समझाइए, तो ये लिखकर आप अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हैं। अच्छा है, अच्छी बात है। और आपको ये एग्जाम्पल देने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।